नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। पुतिन ने भारत आने से पहले पूरे यूरोप में खौफ फैला दिया है। पुतिन जब दिल्ली आ रहे होंगे तब उनके विमान में युद्ध को लेकर बहुत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि अब यूरोप का नंबर आ चुका है। अगर उन्होंने कोई गलती की तो कोई सलामत नहीं बचेगा। российская армия его ब्रोकोस्क पर पुतिन का कब्जा हो चुका है। ब्रोकोस्क के बीचों बीच रूस की फौज ने तिरंगा फहरा दिया है। कोहरे में ढका यूक्रेन का ये पूर्वी शहर पुतिन का सबसे ताजा शिकार बना है। ब्रोकोस्क की जीत का ऐलान खुद पुतिन ने किया है, और वो भी फौज की वर्दी पहनकर। पुतिन ने अब दुनिया को अपना युद्ध वाला फॉर्मूला बता दिया है। पुतिन का जंगी फॉर्मूला साफ है। अगर जेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया तो यूक्रेन हाफ होगा और यूरोप पूरा साफ होगा। पुतिन ने अपना टारगेट चुन लिया है। यूरोप की 3 बड़ी पावर को पुतिन बख्शेंगे नहीं। इसका सिग्नल पुतिन साफ साफ दे रहे हैं। पुतिन ये भी बता रहे हैं कि उनका निशाना चूकेगा नहीं, चाहे वार कैसे भी किया जाए। Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро. Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы, понятно, да, это не война в прямом современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. पुतिन की वार्निंग ने पूरे यूरोप में कोहराम मचा दिया है। ब्रोकोस्क में जीत को लेकर पुतिन इतना ज्यादा जोश में है कि वो किसी भी वक्त रूस की सेना को यूरोप की तरफ कूच करने का ऑर्डर दे सकते हैं। पुतिन ने यूरोप के देशों को बहुत बड़ी वार्निंग दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूरोप ने रूस के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने वार्निंग दी है कि अगर यूरोप युद्ध शुरू करता है तो सब कुछ इतनी जल्दी खत्म होगा कि बातचीत करने वाला कोई नहीं बचेगा। पुतिन का दावा है कि यूक्रेन में रूस सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशन कर रहा है, यानी एक दायरे में जंग हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगर यूरोप के साथ सीधी जंग हुई तो रूस पूरी ताकत से जवाब देगा और सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। जर्मनी के विदेश मंत्री ने 25 नवंबर को दावा किया था कि रूस अगले 4 साल में किसी नेटो देश पर हमला कर सकता है, लेकिन पुतिन के इरादे देखकर लगता है कि रूस शायद इतना लंबा इंतजार ना करे। Европейцы не молчат, они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров, но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились. Они же в какое-то время, у нас был с ними тесный контакт, потом они резко оборвали контакты с Россией. Это была их инициатива. Почему они это сделали? Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях.
यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 4 साल होने वाले हैं और पुतिन की वार्निंग के बीच दूसरा सच ये भी है कि रूस अभी तक यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है। इसकी वजह है यूक्रेन को मिलने वाली मदद, जो नेटो देशों से कीव तक पहुंच रही है। यूरोप का दावा है कि अगर पुतिन यूक्रेन जीतेंगे तो फिर यूरोप टारगेट बन जाएगा। यूरोप पर अब यूक्रेन को भड़काने का इल्जाम लग रहा है और इसीलिए पुतिन बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने कहा है कि यूरोप के देशों ने खुद ही रूस से बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो अब सुलह समझौता नहीं चाहते बल्कि लंबा युद्ध करना चाहते हैं। पुतिन ने जब से यूरोप पर निशाना साधा है, जेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि पुतिन पूरे यूरोप को पीछे धकेलकर अब यूक्रेन पर फाइनल असॉल्ट करने जा रहे हैं। Between us, it's very difficult to comment the words of leader of Russia because he really doesn't want to finish this war because he didn't get all the goals what he wanted at the very beginning of this aggression. He wanted to destroy us totally, our. सवाल है कि पुतिन का युद्ध भड़काने वाले यूरोप के 3 लीडर कौन हैं? बहुत गौर से देखिए, क्योंकि अब यूरोप पर ही टिका हुआ है पूरा यूक्रेन युद्ध, या आप कह सकते हैं कि नेटो माइनस अमेरिका वाले यूरोप को ही अब यूक्रेन में लड़ाई को आगे बढ़ाने का एहसास हो चुका है। पहले हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, दूसरे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, तीसरे हैं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। ये तीनों इस वक्त पुतिन की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी बने हुए हैं। बड़ी खबर ये भी है कि भारत में तीनों देशों के राजदूतों ने अब लेख लिखकर पुतिन के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। मोदी जी का स्थान राष्ट्रपति पुतिन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और जब भी मोदी जी किसी बात को बोलते हैं तो हमारे देश में उसको काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। अगर ट्रंप साहब का कोई प्रस्ताव है तो उस प्रस्ताव में आगे बढ़ना चाहिए। ये हम लोग आज से नहीं बोल रहे हैं। जब पहली मीटिंग हुई थी मिन्स्क में, जब पहली मीटिंग हुई थी, मिन्स्क का समझौता हुआ था, उसको तोड़वाने वाले भी जर्मनी और फ्रांस वाले थे। इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर जेलेंस्की ये तस्वीर देखकर दहल जाएं। हर धमाके के साथ पुतिन जेलेंस्की की राजधानी के और करीब बढ़ते जा रहे हैं। प्रोकोस्क और कुपियांस्क, इन 2 मोर्चों पर जेलेंस्की के हजारों सैनिक घिर चुके हैं। पुतिन की ड्रोन फोर्स उन्हें चुन चुन कर मार रही है। एक एक इमारत का हाल देखिए, वहां फटने वाले बम देखिए। पुतिन के ड्रोन हर खिड़की, हर दरवाजे पर यूक्रेन के सैनिकों को तलाश कर रहे हैं और जब उन्हें कोई नजर आता है तो होता है ऐसा धमाका। इस वक्त यूक्रेन के 2 शहरों पर पुतिन के हमलों ने जेलेंस्की की फौज की कमर तोड़कर रख दी है। एक है पोकोस्क, जो डोनेस्क शहर से 60 किलोमीटर पश्चिम में है, और दूसरा है कुपियांस्क, जो खार्किव शहर से 100 किलोमीटर पूर्व में है। ये दोनों शहर अब यूक्रेन जीतने वाली बाजी के गेटवे कहे जा रहे हैं। पोकोस्क एक लॉजिस्टिक हब है। अगर ये रूस के हाथों में पूरी तरह चला गया तो डोनेस्क में यूक्रेन हार जाएगा। पुतिन के कमांडरों ने अगर इन दोनों शहरों पर 100% कब्जा कर लिया तो समझिए पुतिन की फौज का अगला टारगेट फिर कैपिटल कीव होगा। Именно поэтому он и украинской стороны всегда обозначался в качестве одного из приоритетов в Донецкой Народной Республике, но и нашими вооруженными силами тоже. Наряду с рядом других укрепрайонов. А это тоже один из мощных укрепрайонов был. А сегодня он полностью находится в руках
российской армии, как вот доложил совсем недавно командующий группировкой «Центр». Начать экстренно. यूक्रेन में ऐसे हमले देखकर कोई भी दहल जाए, लेकिन झटके पुतिन को भी लग रहे हैं। रूस के लिए भी ये युद्ध आसान नहीं रहा और पुतिन की बातों से ये साबित होता है। पुतिन ने कहा है कि रूस ने अब अपनी अर्थव्यवस्था को और पूरे देश को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। वैसे रूस में कुछ ऐसा ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। ऐसे में पुतिन के इरादे कितने खतरनाक हैं, ये सोचकर उनके विरोधी जरूर घबरा रहे होंगे, क्योंकि रूस में अब ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की भर्ती की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस में अब हर महीने एक डिवीजन फोर्स तैयार की जा रही है। एक डिवीजन यानी 10 से 15,000 सैनिक हर महीने रूस की सेना में शामिल हो रहे हैं। ऐसी ही फौज के साथ पुतिन यूक्रेन के हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं। पोक्रोव्स्क की जीत डॉनबॉस के आसपास बहुत अहम साबित होगी। यहाँ रूस का कब्जा यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है। पोक्रोव्स्क को यूक्रेन की फौज का सप्लाई गोदाम कहा जाता है। यहाँ पर रूस की जीत का आसपास के कई मोर्चों पर असर पड़ेगा। यूक्रेन का दावा है कि उसके फौजी अब भी पोक्रोव्स्क को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है। यूक्रेन ने काला सागर में रूस के तेल टैंकरों पर हमले बढ़ा दिए हैं और इस बात से पुतिन बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन ने उसके तेल के टैंकरों पर हमले नहीं रोके तो यूक्रेन का समुद्र से कनेक्शन काट दिया जाएगा, यानी रूस समुद्र में उसके खिलाफ ब्लॉकेड लगा देगा। रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन के बंदरगाहों और जहाजों पर अटैक करेगा। Второе. Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность, я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские акции. Ну, самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе. पुतिन ने नेटो देशों को आड़े हाथों लिया है। पुतिन ने कहा है कि यूरोप जिस तरह से रूस के खिलाफ काम कर रहा है, उसके बाद समझौते की कोई उम्मीद नहीं रह जाती। पुतिन ने कहा है कि अगर यूरोप रूस के खिलाफ युद्ध में उतरता है, तब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और सीरिया में इजरायल के हमले के बाद 4 देश भड़क गए हैं। ईरान के साथ तुर्की, सऊदी अरब और सीरिया ने गठबंधन बनाकर इजरायल पर निशाना साधा है। ईरान ने धमकी दी है कि इजरायल ने एक तरफा युद्ध बंद नहीं किया तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजरायल को धमकी के साथ ईरान ने अमेरिका को शांति का सबसे बड़ा दुश्मन बता डाला है, जिससे इजरायल विरोधी ग्रुप पर अमेरिका आग बबूला हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमैनेई, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने इजराइल की तबाही का ब्लूप्रिंट सहमति से बना लिया है। इजराइल के सबसे बड़े, सबसे कट्टर, सबसे ताकतवर दुश्मनों का ग्रुप बन गया है। ये सभी लीडर नेतन्याहू की टेंशन 100 गुना बढ़ाने जा रहे हैं। यानी अब हमास, हिजबुल्लाह, हुथी, शिया मिलिशिया जैसे लड़ाका ग्रुप नहीं, इजराइल को दुश्मन देश की सेनाओं से लोहा लेना पड़ सकता है। इजराइल के हमलों की रफ्तार जैसे ही मध्यम पड़ती है, उसके दुश्मन सिर उठाने लगते हैं। नेतन्याहू जैसे ही घरेलू मसलों में उलझते हैं, इजराइल के दुश्मन हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप इजराइल को दहलाने की ताक में है। इस बीच इजराइल के सबसे कट्टर दुश्मनों के
विस्फोटक गठबंधन के सिग्नल मिल गए हैं। इजराइल से बदला लेने के लिए 3 ताकतवर देशों ने नया वॉर प्लान बना लिया है। नेतन्याहू से हिसाब बराबर करने के लिए ईरान ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसकी काट प्रेसिडेंट ट्रंप के पास भी नहीं है, क्योंकि अब इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ तुर्की ने हाथ मिला लिया है। इजराइल से टकराने के लिए सऊदी अरब ने ईरान तुर्की का गुट ज्वाइन कर लिया है। इजराइल से अपनी जमीन छीनने के लिए ईरान, तुर्की, सऊदी अरब के गठबंधन में सीरिया भी शामिल हो गया है। अभी तक इजराइल को अपनी ताकत और हथियारों से निशाना बना रहे तुर्की और सऊदी अरब ने ईरान से अचानक हाथ कैसे मिला लिया? क्या एर्दोआन और प्रिंस सलमान में सब कुछ ठीक हो गया है? क्या मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा का मसला सुलझ गया है, या फिर इजराइल की किसी बड़ी तैयारी का पता उसके दुश्मनों को लगा है? खबर विस्फोटक है। खबर ने ट्रंप को अलर्ट कर दिया है। सुपर पावर ने इजराइल को बचाने के लिए मिशन भी शुरू कर दिया है, क्योंकि इजराइल बड़े संकट से सिर्फ कुछ दिन की दूरी पर है। उसे चौतरफा घेर कर सबक सिखाने का ऑपरेशन 4 हेडक्वार्टर से शुरू हो गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इजराइल पर पश्चिम एशिया में युद्ध भड़काने के आरोप लगाए हैं। ईरान ने फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया में इजराइल के हमलों को एक तरफा युद्ध बताया है। ईरान ने दावा किया है इजराइल ने युद्ध समझौते की सभी शर्तों की धज्जियां उड़ा रखी हैं। اسرائیلی به هیچ وعده و قولی وفادار نیست. صرفاً از این فرصت استفاده کرده برای حملات بیشتر علیه لبنان، برای ترور شخصیت‌های لبنانی، برای کشتن شهروندان لبنانی. رژیم صهیونیستی ईरान अचानक ही हमलावर नहीं हुआ। ईरान ने फुल प्रूफ प्लान बनाकर इजराइल को उकसाने वाले बयान देने शुरू किए हैं। ईरान ने इजराइल के साथ ही अमेरिका को भी ग्लोबल थ्रेट बता डाला है। نه تنها امنیت و ثبات کشورهای پیرامونی بلکه توسعه و رفاه اقتصادی شهروندان اون کشور را هدف قرار داده. ईरान ने 30 नवंबर को तेहरान में तुर्की और सऊदी के टॉप अधिकारियों की मेजबानी की थी, जिसमें 2 तरफा रिश्तों और लेबनान, गाजा और सीरिया में हाल ही में इजराइल के बढ़ते हमलों पर बातचीत हुई। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दिन सऊदी अरब के राजनीतिक मामलों के डिप्टी विदेश मंत्री सऊद अल सती तेहरान ने अरागची से मुलाकात की थी। बैठक के बाद तुर्की और ईरान ने इजराइल को लेबनान और सीरिया में हमले बंद करने की चेतावनी जारी की। نقض مکرر آتش بس در غزه و حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان و سوریه نشان می‌دهد که این رژیم نقشه‌های بزرگتری برای بی‌ثبات کردن منطقه دارد. وظیفه کشورهای आपसी रंजिश को बुलाकर 2023 से ही रिश्ते सामान्य करने शुरू कर दिए थे। दोनों देशों के बीच चीन ने डील कराई थी, लेकिन तुर्की और ईरान के मतभेद सीरिया के चलते दूर नहीं हो पा रहे थे। हालांकि सीरिया में इजराइल के बढ़ते दबदबे को देखते हुए एर्दोआन ने भी सऊदी ईरान गुट का दामन थाम लिया है। इसके बाद अब ईरान फ्रंट फुट पर आकर ट्रंप को चैलेंज दे रहा है। ईरान ने गाजा के लिए ट्रंप के यूएनएससी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिस पर सऊदी अरब ने तुर्की और कई दूसरे इलाकों के देशों के साथ साइन कर रखे हैं। ईरान ने फिर से दोहराया है कि वो हिजबुल्लाह का समर्थन करता रहेगा, साथ ही लड़ाका ग्रुप की सुरक्षा के लिए उसके हथियारों को जरूरी मानेगा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल सीरिया में हमलों की रफ्तार बढ़ाने जा रहा है। नेतन्याहू मिलिट्री एक्शन का बहाना बनाकर सीरिया के बड़े हिस्से पर कंट्रोल चाहते हैं। पीएम नेतन्याहू ये बता चुके हैं कि सीरिया में इजराइल बफर जोन बनाएगा। बफर जोन कहां से कहां तक होगा, इसे उन्हीं से सुन लीजिए।
של טרוריסטים ופעולות עוינות נגדנו, להגן על בעלי בריתנו הדרוזים ולהבטיח שמדינת ישראל תהיה פתוחה מהתקפה קרקעית ואחרת מהאזורים צפוניים. नेतन्याहू के लिए बफर जोन की अहमियत इसी से समझिए कि वो कई बार शेख पहाड़ का दौरा कर चुके हैं। सीरिया की ऊंची चोटी को इजराइल में माउंट हेरमोन कहा जाता है। सीरिया में शेख के पहाड़ पर पहुंचकर नेतन्याहू बताते हैं अपना सीरिया पर कब्जे वाला बड़ा प्लान। नेतन्याहू ने क्या बताया, उससे पहले सीरिया में इस शेख के पहाड़ के बारे में कुछ जान लीजिए। सीरिया में शेख का पहाड़ सीरिया और लेबनान के बीच में 150 किलोमीटर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। उसका बड़ा हिस्सा सीरिया में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी को ही शेख का पहाड़ कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 2814 मीटर है। ये पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सीरिया की गोलान की पहाड़ियों से मिलती है, जहां इस वक्त बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। नेतन्याहू की इन तस्वीरों को देखकर ईरान बहुत गुस्से में है। शेख के पहाड़ पर पहुंचे नेतन्याहू बता रहे हैं कि इजराइल अब इस चोटी पर लंबे वक्त तक कब्जा रखने के लिए तैयार है। शेख के पहाड़ पर बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स भी थे। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हवेली भी थे। खुफिया एजेंसी शिन बेत के चीफ रोनेन बार भी आए। यानी इजराइल की टॉप सिक्योरिटी टीम शेख के पहाड़ पहुंची और फिर नेतन्याहू ने वो मैसेज दिया जो तुर्की से लेकर ईरान तक पहुंचा। אני פה בשיא החרמון עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון, ראש השב"כ.